नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नोडल पे आए हुए थे, तो हमारे नोडल के जो अधिकारी हैं श्रीमान जी डॉक्टर अग्रवाल बहुत उपस्थित हैं। तो इनसे अपन पशुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो अपन लेते हैं। तो एक एक करके मैं बॉस से पूछता हूँ और बॉस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पर बॉस आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बॉस, हमें पशुपालकों के लिए एक चैनल चालू कर रखा है जिसमें जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो पशुपालकों को बताते हैं। तो आपसे भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे ताकि हमारे पशुपालक का वो ध्यान रखें। तो सबसे पहले बॉस, हम ये जानते हैं कि हमारा जो पशुधन है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो ये पिछड़ा होने की मतलब क्या वजह हो सकती है? पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जो पशुपालन कर रहा है वो तो ज़्यादा नुकसान में है, और जो इसको इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो चारा बेच रहा हो, चाहे इसको बंडा दे रहा हो, चाहे इसे दूध ले रहा हो, इवन मैं तो ये कह रहा हूँ इनसे जो घर से दूध उठा के ले जाता है वो भी पैसे वाला है। हमारा पशुपालक गरीब है और गरीब होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है पशुपालन से वो धीरे धीरे कमी होती जा रही है। पहले तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था, अब प्रॉफिट कम होता जा रहा है। इंडिया में 190 मिलियन टन दूध उत्पादन करके इंडिया नंबर 1 है, लेकिन हमारे यहाँ का किसान जो है वो सबसे पिछड़ा है। उसकी स्थिति वैसी क्या उससे भी बदतर हो रही है। मतलब वो एक कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है। तो कर्ज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की स्कीम होती है दिक्कत। मतलब एक्चुअल में उसको इनपुट मिलने चाहिए, सस्ते इनपुट मिलने चाहिए और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, ऐसा होना चाहिए, तब तो वो प्रॉफिट में आएगा। और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ज़्यादा। जैसे आज गाय का दूध है, गाय का दूध किसानों से 25 रुपये लीटर के लिए खरीदा जाता है। 25 रुपये की मेरे ख्याल में मैक्सिमम होगा शायद। 25 रुपये, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाते हैं। लेकिन 25 के आसपास पैक होती है। जैसे अपने लक्ष्मणगढ़ के गाँव से वो दूध इकट्ठा होकर जाता है 25 रुपये में, और लक्ष्मणगढ़ में थैली में पैक होके 42 रुपये में आता है। तो जो इतना बड़ा गैप है, 17 रुपये का गैप है, उसमें कितने लोग को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारा पशुपालक जो है वो नुकसान। जो मेहनत करने वाला आदमी उसको कोई फायदा नहीं, तो मीडिएटर बीच में पैसे कमा रहा है, सब पैसे वाले हैं। आपका चाहे तो जो भी पशुओं को जो इनपुट देता है, चाहे वो फीड वाला ले लो, चाहे वो आपका चारा देने वाला ले लो, आपका ये क्या नाम जो लेने वाला है, घर घर में दूध बेच के आता है बाइक से, वो भी अच्छे पैसे कमा। और हमारा पशुपालक जो है वो बिल्कुल कमजोर होता है। तो बॉस, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण कुछ तो ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी। और कुछ ये हो गया कि मतलब इनिशियल इनपुट्स है वो सब महंगे हो गए। और दूध की मार्केटिंग का जो है, जैसे एसएमपी पहले किसी टाइम पे एसएमपी की अच्छी रेट हुआ करती थी। स्किम मिल्क पाउडर जो पाउडर है, उस पाउडर की रेटें कम होने की वजह से दूध की रेटें बढ़ नहीं पाई। जो आज के 4-5 साल पहले दूध की रेटें थी, जो डेयरी खरीदती थी, लगभग वही रेटों में अभी खरीदा जा रहा है। और इनपुट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे पशुआहार की कॉस्ट बढ़ गई, आपकी सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसमें पशुपालक को यही करना चाहिए कि पशु अपने प्रकृति का उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। ये इसलिए दिया है प्रकृति ने कि आप जो खाते हो उसके अलावा जो आपके पास बेस्ट बचता है, जैसे अनाज खाने, अनाज से आटा बनने के बाद बची हुई चोकर, तेल निकालने के बाद बची हुई खली, किसी भी चीज़ की दाल, जैसे दलहन होती है, उनकी दालें बनने के बाद जो उसका वेस्ट बनता है वो अपने को इनको खिलाना है। और वो भी कम से कम रेट में जो मिल रहा हो, सस्ता से सस्ता, जो बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा हो, सस्ता मिल रहा हो, वो अपने को खिलाना। अपने को किसी को पकड़ के नहीं रखना कि साहब काकड़े ही खिलाना है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ सस्ती हो उस वक्त, कॉस्ट कम से कम करनी है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कम से कम बढ़ानी है, मतलब कम से कम करनी है। जितनी कम कर सकते हैं उतनी प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कम लानी है, ताकि उनको प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है एनिमल्स में दूसरी प्रॉब्लम आती है कि साहब रिपीट बिल्डर है, रुकती नहीं है, या फिर उनका प्रोडक्शन जो स्टेटस है वो बहुत कम होता है। ये बहुत बड़ा लॉस है। जैसे अपने पास कोई गाय है, 20 लीटर की गाय है, तो अपने को एआई कराने से पहले उसको ये पूछना पड़ेगा, भाई तेरी गाय कितना लीटर दूध देती है और आने वाली बछड़ी कितने लीटर की होगी, उसी हिसाब से उसके सीमन लगाए जाए। ये थोड़े खुद पशुपालक जागरूक हो गए इस बारे में कि मेरी गाय कितने लीटर की है, डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि मेरी आने वाली बछड़ी कितने लीटर की होगी। ये चीजें पशुपालक खुद जागरूक होगा, खुद को अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और इतने सारे आजकल ये करने वाले हो गए, चाहे कोई बैग उठा के लग गया,
तो उनको यही पता नहीं कि किस एनिमल के कौन सी अपने को सीमन स्टार लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, किस स्टेटस में एनिमल है, उसको आने वाला स्टेटस कैसा होगा। तो बजाय फार्मर आगे बढ़ने के ऐसे एआई इन लोगों से यही करा के पीछे जाता है। उसकी गाय 20 लीटर दूध देने वाली है और उसने सीमन जो लगा दिया वो 2 लीटर लगा गया, तो आने वाले को सिर्फ 15 की हो गई, तो बजाय आगे बढ़ने के पीछे आ गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक सर बहुत से मैंने भी कई ऐसे फीडिंग पर उनको बैलेंस डाइट में बताया है, हल्का फुल्का मैंने नॉलेज दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पशुपालन को फीडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं कि जानवर को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, कुछ नहीं है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि गांव में तूड़ी डाल देते हैं और तूड़ी पर ही जानवर को वो जो है उसका प्रसव करना चाहते हैं, तो 5-5 साल हो जाती है, 6 साल हो जाती है, ब्याती नहीं। तो थोड़ा सा हम पशुपालकों को फीडिंग के बारे में बताइए। आज जो दूध की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें 70% जो भाग है वो फीडिंग का खान पान का ही खर्चा होता है 70%। यदि उसी को अपन सही तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो ये खर्चा काफी हद तक कम हो जाएगा। और खान पान की वजह से करीबन 70% बीमारियां भी जानवर में खान पान की कमी की वजह से ही होती है। अब खान पान में ये है कि अपने को 3 चीजें मेन होती है इसमें, ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर और कंसंट्रेट, मतलब हरा चारा, सूखा चारा और दाना। ये समझ लो अपने को तीनों बराबर मात्रा में देना है, 1/3। तो हरे चारे का क्या? हरे चारे का बहुत बड़ा महत्व है। हरा चारा बहुत जरूरी है। हरा चारा इसमें विटामिन ए वगैरह होती है, आपका इंफेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। केवल सूखा चारा खिलाएंगे उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, फाइबर कंटेंट ज्यादा होंगे तो उसके डाइजेशन में काफी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जो खा रहा है वो बल्कि उसको पचाने में खर्च कर देगा, तो इसलिए उसको हरा चारा बहुत जरूरी है। अब ये तीनों चीजें बराबर 1/3 की मात्रा में अपने को खिलानी है। और खिलाने कैसे है? पहली बात तो ये कि अपने को दाना कैसे बनाना है। घर पे अपन दाना बना सकते हैं, घर पे अपन दाना बना सकते हैं। घर पर दाना बनाने के लिए बेसिक चीजें ये है, अपने पास 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं खाने के लिए, प्रोटीन, फैट, फाइबर और एनर्जी। 4 चीजें होती है। इन चारों चीजों को, ये चारों चीजें जरूरी होती है जानवर के लिए। अब ये कहो कि साहब प्रोटीन कहाँ से आएगी, तो प्रोटीन के सोर्स हो गए हमें दलहन की जो फसलें हैं उनके बाई प्रोडक्ट वेस्ट। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि आपको कैसे खिलाना है। फिर अपने पास एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स में आपके आपका ये अपने जितने भी ग्रेन्स है, अनाज है, वो हमें फाइबर के लिए आपको देना पड़ेगा इनके अनाज के बाई प्रोडक्ट, जैसे चापड़ हुई, ज्वार हुई, इस तरह की चीजें। और ऑयल के लिए अपने को फैट के लिए देना पड़ेगा तिलहन के बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनको अपन कैसे बनाए घर पे? घर पे अपन चारा कैसे बनाए, मतलब बनता कैसे बनाए अपन? घर पे बनाने का सीधा फॉर्मूला ये है कि 4 चीज बराबर 25% की मात्रा में अपने को लेनी है। जैसे अनाज अपन ने 25% ले लिया, अनाज के बाई प्रोडक्ट 25% ले लिए, अनाज का 25% ले लिया मतलब अपने को एनर्जी मिल गई। अनाज के 25 बाई प्रोडक्ट ले लिए, 25% मिला हुआ फाइबर मिल गया, फाइबर डाइजेस्टिबल फाइबर। तीसरा अपने को 25% लेना है प्रोटीन के सोर्स। इसमें दलहन के बाई प्रोडक्ट जैसे चना चूरी हो गई, ग्वार चूरी हो गई, मूंग चूरी हो गई, ये चीजें, ये जो भी सस्ती मिले उनके कंटेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे ग्वार कोरमा होता है, 45% प्रोटीन होती है। आपका सोया डीओसी होती है, 50% प्रोटीन होती है। इनके सबके अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, वो मिल भी जाएंगे आपको नेट पे, नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ये हो गया 25% आपका दलहन के बाई प्रोडक्ट। ये इससे हो गया आपका प्रोटीन के सोर्स। फिर आपका आता है 25% तिलहन की बाई प्रोडक्ट, जैसे सरसों की खली हो गई, बिनोला खली हो गई, तिल खली हो गई, जो सस्ती मिले मार्केट में सस्ती मिले, तो 25% चारों हो गए। उसके अलावा इसमें 2% अपने को मिनरल मिक्सचर डालना है, 1.5% के लगभग इसमें नमक डालना। और यदि व्यवस्था बैठती हो, आसपास में मिलता हो, तो गुड़ की लपटी मिलती है। क्या मिलती? गुड़ की लपटी, मोलासेस जिसको बोलते हैं। मोलासेस, हाँ, का वो बाय प्रोडक्ट शुगर के इंडस्ट्रीज का बाय प्रोडक्ट। यदि इजीली कहीं मिलता हो तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो इनको चारों को क्या करना है, बराबर फर्श पे बिछाना है। पहले 25% अपने अनाज के बाय प्रोडक्ट बिछा दिए, फिर 25% अनाज को गलना है, अनाज को पूरा नहीं डालना, और इतना बारीक भी नहीं करना है कि पाउडर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बिछाना पड़ेगा फर्श पर। पहले 25% अपने वो अनाज की बाई प्रोडक्ट बिछा ली, चापड़ हो गई, बाई प्रोडक्ट में आएगा आपका चापड़ है, दीवार भी है, इस तरह की चीजें आएगी। अनाज फिर 25% उन्होंने अनाज बिछा लिया। अनाज में अपने को जैसे मक्का हो गई, जो सस्ता मिले, जो बाजरा, मक्का, जो भी अपने को मिले, सस्ता मिले। और बेहतर ये है कि यदि आप 2-3 तरह के अनाज मिला सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कुछ अनाज में किसी चीज की कमी होती है, किसी में किसी चीज की कमी होती है।
तो वो मेंटेन हो जाएगा। तो अनाज भी आप 3 तरह के ले सकते हो, 2 तरह के ले सकते हो, नहीं हो तो 1 तरह का भी ले सकते हो, क्योंकि किसी में लाइसेंस की कमी होती है, किसी में अभी आप कहते हो कि मक्का का सबसे बढ़िया रिजल्ट है। मक्का का इसलिए कि मक्का में बाईपास एबिलिटी ज़्यादा हो, बाईपास एबिलिटी, इसलिए मक्का का रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया है। इस वक्त तो मक्का भी बहुत सस्ती है, मेरे ख्याल में 13-14 रुपये किलो मक्का है। अच्छा, तो मक्का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इस टाइम जो है सस्ते, जो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 तरह के 3 तरह के जो भी अनाज सस्ते मिलते हो अपने घर पे होते हो। ऐसा नहीं कि अपन जो 12 रुपये किलो जो बेच के आ रहे हैं, बाहर से पशुआर खरीद के ला रहे हैं 20 रुपये किलो, ऐसा नहीं मत करो। जो अपने पास घर में चीज़ें हैं, आपने जो ले लिया मक्का ले लिया, 25% आपने वो बिछा दिया, फिर 25% आपको लेना है दलहन के बाई प्रोडक्ट। जैसे ग्वार चूरी ले लिया आपने, थोड़ी सी ग्वार कोरमा ले लिया, चूरी अलग आती है, कोरमा अलग आता है। चूरी आती है जिसमें करीबन 32% प्रोटीन आता है, 32%। कोरमा में 45% प्रोटीन आता है, कोरमा में ज़्यादा 45% प्रोटीन आता है। तो आप कोरमा ले सकते हो, चूरी मिलती हो चूरी ले सकते हो, आपका चना चूरी ले सकते हो, मूंग चूरी ले सकते हो, सोया चूरी ले सकते हो। ये 25% आपको उसके ऊपर बिछाना है। तीसरी परत हो गई। चौथी परत में आपको मिलाना है तिलहन के बाई प्रोडक्ट, जैसे सरसों की खली हो गई, बिनोला खली हो गई, तिल्ली खली हो गई, जो भी आपको मिलती है वो सस्ती मिलती है और बढ़िया मिलती है, वो उसके ऊपर बिछाना है। और ऊपर आपको मिर्च डालना है, नमक डालना है, और लट्टी आपको मिलती है तो उसके ऊपर लट्टी डालना है, और फिर धीरे धीरे उसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इसको खिलाना कैसे? खिलाने का तरीका यही है कि अपन क्या करते हैं गाँव में कि बंटा खिला दिया साहब, पहले चारा डाल दिया साहब, फिर दूध निकालेंगे तो बंटा खिलाएंगे साहब, फिर खिलाने के बाद हमारा साथ खिला दिया। ऐसा नहीं करना। केवल जो भी खिलाना है दिन में 2 ही बार खिलाना है 12 घंटे के फासले से, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं हमारे डेयरी एनिमल्स होते हैं, इनमें माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होता। तो इनको टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए। मतलब माइक्रोवेव होता है तो ये पहले तो सीधा चबाते हैं, चबाते नहीं सीधा निगलते हैं, फिर वापस ला के उसको चबाते हैं, चबा के फिर वापस अंदर जाते हैं। तो इस तरह से इनको टाइम चाहिए। आप सारे दिन उसके मुंह के मतलब डालते रहोगे, मुंह से खाती रहेगी, तो उसको वापस लाने का चबाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और वो एक तरह से बेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए तरीका यही है, जो भी आपको खिलाना हो, हरा चारा, सूखा चारा और बंटा, तीनों को एक जगह मिक्स कर लो। एक जगह मिक्स करके सुबह खिला दो और शाम को खिला दो। जो पूरे दिन में जितनी मात्रा देनी हो उसका आधा सुबह आधा शाम। केवल 2 ही बार खिलाना है पूरे दिन में, उसको कुछ नहीं खिलाना, सुबह और शाम खिलाना है। पूरे दिन में पानी उसको जरूर 24 घंटे उसके सामने रहना चाहिए, जब उसकी इच्छा हो तो पानी पीनी हो। बाकी बंटा और चारा जो है वो सिर्फ 2 टाइम खिलाना है, जिससे वेस्टेज भी कम नहीं जाएगा और उसका पूरा यूटिलाइज होगा, जो भी लेगा वो पूरा डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारे पशुपालक क्या करते हैं, वो जो उनके पास जो मेंजर होता है ना, उसमें सारे दिन भरे रखते हैं, तो वो तो जानवर खाता रहेगा, तो वो ज़्यादातर वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल फिशेज के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि 2 टाइम खिलाना है और सारी चीज़ें एक साथ खिलाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले चारा खिला दिया फिर साहब बंटा खिला दिया, क्योंकि जो रूमन में जो माइक्रोब्रोन को इन्वायरमेंट मिलता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जैसे अपने हरा खिलाया, थोड़े के बाद में हरे के हिसाब से उसका इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसका चेंज करके आपने सूखा खिलाया, फिर इन्वायरमेंट चेंज होगा, फिर बाट खिलाया तो चेंज होता है। तो चेंज होने से क्या होगा कि उसका जो आप जो डिजायर्ड प्रोडक्शन आपको चाहिए, जो आपको प्रोडक्शन चाहिए, वो प्रोडक्शन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। बड़े डेयरी फार्म में यही होता है, और टीएमआर बेस होता है, टीएमआर टोटल मिक्स राशन, तो उसको टीएमआर के बेस पे खिलाते हैं। टोटल मिक्स करके ये बहुत बढ़िया है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई अपने को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो उसके मेंजर को सारे दिन भरे रखो, ऐसा नहीं तो उससे तो नुकसान है, उल्टा। एक सर जैसे हरे चारे का आपने महत्व बताया, तो हो सकता है कि आपने जो राजस्थान का एरिया है इसके अंदर ड्राई एरिया, तो 12 महीने तो हरा चारा नहीं मिल सकता, तो उसके लिए कोई उपाय है? हरा चारा का ये है, जब भी आपके पास हरा चारा उपलब्ध हो हरा चारा खिला सकते हैं। आपके पास हरा चारा ज़्यादा हो, जिस वक्त ज़्यादा हो, और जब नहीं हो उसको आप मैनेज कर सकते हैं साइलेज बना के। चाहे तो आप घर पे साइलेज बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड साइलेज भी आजकल आता है, करीबन 6 रुपये किलो के आसपास आता है, रेडीमेड बेल्स में आते हैं। तो हरे चारे का अचार बोलते हैं उसको। अच्छा। तो जब हरा चारा उपलब्ध हो तो आप हरा चारा खिला सकते हो। हरा चारा यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप साइलेज भी शिफ्ट कर सकते हैं। और साइलेज यदि आपके पास अच्छी खेती की जमीन है, अच्छे आपके पास मक्का घर ही बना लो, हाँ घर पे भी बना सकते हो, तो उससे क्या वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो उसमें साइलेज बनाने में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपको एक अच्छे से मतलब वो बनाने पिट खड्डे बनाना है, खड्डा खोदना है। खड्डे से आपको निकालने में दिक्कत आती है तो ऊपर एक वो बना लो, कुंडी टाइप की बना लो, उसमें आप जो हरा चारा होता है उसको काट के एक निश्चित कंसंट्रेशन, निश्चित मॉइस्चर कंटेंट्स में उसको उसके अंदर कटिंग करके उसके अंदर डाल देगा।
कैसे डाल दिया अपन हरा चारा, कटिंग कर लिया, जैसे बाजरा है, हाँ, बाजरे की कटिंग कर ली, मतलब उसकी करके फिर उसकी छोटी छोटी कटिंग कर ली, कटिंग करके उस पिट में उसको डालना है, डाल के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चापर डालते जाओ, चापर डाल, उससे क्या होगा उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो बीच बीच में चापर डालते जाओ, फिर लेयर डाल दो, फिर चापर डाल दो, फिर लेयर डाल दो, उसको पैक कर दो 21 दिन के लिए। अच्छा, फिर आपको जब भी खिलाना उसको खोलो, थोड़ा थोड़ा खोल के खिलाते रहो। तो ये बहुत बढ़िया है, ये अगर बहुत बढ़िया है और इसका बहुत बड़ा फायदा है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया प्रोटीन बहुत अच्छा हो जाता है इसमें, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, है और मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ता है। अच्छा होता है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया। अगर आपके पास में हरा चारा अवेलेबल नहीं हो तो आप साइलेज का भी उपयोग कर सकते हो। साइलेज नहीं भी बनाते हो, आपके पास मान लो सुविधा नहीं हो तो रेडीमेड साइलेज भी आता है आजकल। तो दोस्तों ये हमारे साथ में थे नोडल अधिकारी डॉक्टर अग्रवाल साहब। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आपको बहुत बढ़िया जानकारी दी। शायद ऐसी जानकारी मेरे द्वारा भी नहीं दी गई होगी, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रदक है। धन्यवाद।